हेलो दोस्तों, वेलकम टू निकमैक टेक। ये हमारी सेकंड वीडियो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। पिछली वीडियो में आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ एंड इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने बताए थे उसके बारे में आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। ये सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में 7 से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, इसीलिए मैंने सेकंड पार्ट इसका बनाया। तो देखिए, 7th जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट द राइट ऑफ पेटेंट होल्डर्स। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। आपको याद रखना है कि भाई पेटेंट क्यों कराते हैं लोग बार, है ना, और क्या राइट होते हैं पेटेंट होल्डर के, तो पेटेंट हम लोग कराते क्यों हैं। मान लो कुछ हमारी यूनिक चीज है, मान लो हमने कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाया या फिर मेरा कोई यूआरएल है, मैं उसका पेटेंट करा दूंगा कि ये मेरा ही है, कोई और कॉपी ना कर पाए उस चीज को कोई और फायदा ना उठा पाए, है ना। इसीलिए हम लोग पेटेंट कराते हैं। देखो, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट हैपेंस व्हेन समवन मेक यूजेस, सेल्स और इंपोर्ट एन इन्वेंशन विदाउट द परमिशन ऑफ पेटेंट होल्डर्स। मान लो मैंने कुछ अपना कोई नया इन्वेंट किया था और वो मेरा है खुद का, मैंने उसका पेटेंट करा रखा है। मान लो मेरा यूट्यूब चैनल है ना, तो इसका यूआरएल होता है, मैंने इसका पेटेंट करा लिया, तो कोई और मेरी वीडियोस वगैरह यूज करेगा तो मैं उसको लीगली केस वगैरह कर सकता हूँ उसके ऊपर, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग पेटेंट वगैरह करा देते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट, हमारा इन्वेंशन कोई ना सेल कर सके, ना ही इंपोर्ट कर सके, ना ही एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, विदाउट परमिशन, जब तक मैं परमिशन ना दूं, मेरी परमिशन तो लगेगी। मान लो मेरा गाना है, तो मेरा गाना कोई और यूज नहीं कर सकता अगर मैंने उसका पेटेंट करा रखा है, जब तक मैं परमिशन ना दूं उसको। ठीक है, समवन आइडिया एंड प्रॉफिटिंग फ्रॉम विदाउट देयर कंसेंट। यानी कि ऐसा तो ये हो जाएगा, अगर पेटेंट कोई नहीं कराएगा, पेटेंट का कोई रोल नहीं होगा, तो यही होगा, आपने म्यूजिक बनाया, आपने वीडियो वगैरह बनाई और उस वीडियो का मैं इस्तेमाल करने लगूँ आराम से अच्छे तरीके से और लोगों के साथ बांटने लगूँ। ठीक है, और उससे खूब सारा पैसा मैं अर्न कर लूँ। नेक्स्ट देखिए, पेटेंट होल्डर्स हैव द एक्सक्लूसिव राइट। पेटेंट होल्डर के पास बहुत सारे राइट होते हैं, जैसे देखो, मेक, प्रोड्यूस द इन्वेंशन। भाई पेटेंट होल्डर क्या कर सकता है, इन्वेंशन को प्रोड्यूस करता है ना, यूज कर सकता है उसको आराम से। यूटिलाइज द इन्वेंशन फॉर देयर ओन पर्पस, अपने पर्पस के लिए आराम से यूज कर सकता है जिसके पास पेटेंट है। सेल, बेच भी सकता है। डिस्ट्रीब्यूट द इन्वेंशन कमर्शियली। इंपोर्ट भी कर सकता है। ब्रिंग द इन्वेंशन इनटू द कंट्री, कंट्री के अंदर इन्वेंशन ला सकता है अपना। और लाइसेंस, अलाउ अदर टू यूज द इन्वेंशन इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट। जैसे मैंने कोई पर्टिकुलर अपनी ऐप बना दी, हॉटस्टार मान लो ऐप है, तो हम लोग उसका यूज करते हैं ना, आराम से उसको पैसे देते हैं उस चीज का, तो उसका पेटेंट है जिसकी ऐप है वो। इसी तरीके से हमने कोई इन्वेंशन लिया और लोगों को अलाउ भी कर सकते हैं, उसको लाइसेंस प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि अपना बेनिफिट हो सके, हमको पैसे मिल सके। इफ समवन infringes patent, the patent holder can take legal actions to the stop the infringement and potentially recover the damages। अगर किसी ने किसी तरीके से चोरी कर लिया और अपन मतलब चोरी कर लिया, नॉर्मली हमारा पेटेंट है कोई चीज, मान लो मेरी वीडियोस है, यूट्यूब की वीडियोस, अगर कोई अपलोड वगैरह कर रहा है तो मैं उसको लीगली केस वगैरह कर सकता हूँ। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग बार बनाते हैं और उसका यूज कोई गलत यूज करते रहता है, तो उसके ऊपर लीगली केस कर सकते हैं, हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, और जितना डैमेज हमारा हुआ उसकी वजह से, जितना हमारा नुकसान हुआ है, वो सब उस सामने वाले पर्सन को पे करना पड़ेगा। तो ये फायदा होता है पेटेंट होल्डर का, है ना, और पेटेंट कराने का इतना सारा बेनिफिट्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन साइलेंट फीचर्स। भाई कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन क्या है और साइलेंट फीचर्स क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। सुप्रीम लॉ है, कैसा लॉ है दोस्तों, सुप्रीम लॉ है। इट्स लाइक अ रूल बुक फॉर द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारी कंट्री किस तरीके से हो सकती है, एक रूल बुक है हमारी कंट्री की, और ये डिफाइन करती है हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन। गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करे, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। भाई सिटीजन जो रह रहे हैं कंट्री के अंदर, उसके क्या क्या राइट्स हैं, उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगा गवर्नमेंट, है ना, हर किसी के अपने राइट होते हैं। इसके फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, ये एस्टेब्लिश करता है फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किस तरीके चलाने जा रही है उसके फ्रेमवर्क को, है ना, कि भाई क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसमें जुडिशियल क्या चीजें हैं, एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेटिव क्या है ना, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं हमारी गवर्नमेंट चलाने के लिए। एक सिंपल गवर्नमेंट चलाने के लिए भी दोस्तों बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे
जुडिशियल होती है अपनी, है ना, कोर्ट वगैरह होते हैं, एग्जीक्यूटिव हो गए, लेजिस्लेटिव होते हैं दोस्तों। ये तो हो गया एस्टेब्लिश द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट, भाई इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, हमारे बेसिक जो फंडामेंटल राइट हैं, हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है दोस्तों, है ना, इन सबको प्रोटेक्ट करना। रिलीजन है, इक्वलिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, हर सिटीजन की इक्वलिटी, इन सबको प्रोटेक्ट करता है। गाइड्स होते हैं दोस्तों गवर्नेंस के, है ना, गाइड भी प्रोवाइड करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम वगैरह ला रही है उसकी गाइड भी प्रोवाइड करती है दोस्तों। इट प्रोवाइड अ सेट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू दैट गाइड द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। और साइलेंट फीचर्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, आप देखो सबसे पहला साइलेंट फीचर क्या है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा हुआ वो रिटन में है। इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, भाई वर्ल्ड में हमारा सबसे ज्यादा लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है जो हाथ से लिखा हुआ है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, लिखा हुआ है बेसिकली, हाथ से हो या ना हो। देखो सेकंड है फेडरल सिस्टम, पावर, फेडरल सिस्टम पता क्या होती है, पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की साइलेंट फीचर क्या है दोस्तों, जो पावर शेयर की जाएगी ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग पावर होगी और स्टेट गवर्नमेंट की अलग पावर होगी, दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, शेयर की जाती है। पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी होती है, भाई डेमोक्रेसी क्या होती है, मेड बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं नेता वगैरह भी, अगर प्रधानमंत्री भी अगर चूज किया जा रहा है वो लोगों के द्वारा, लोग ही तो वोट देते हैं, है ना। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल, गवर्नमेंट किसकी बननी है, ये भी पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, ठीक है। और सेकुलरिज्म होता है, द स्टेट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं कर सकती एक स्टेट। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस होती है दोस्तों, इसका एम ही क्या था भाई, एंश्योर करके चलना सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, भाई हर जो भी नागरिक है, एक सिटीजन्स है जो किसी भी कंट्री का, वो सबके लिए बराबर है, ऐसा नहीं है कोई छोटा है कोई बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, है सब सबके लिए इक्वल रहता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले वाइटल रोल इन एंश्योरिंग जस्ट एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सिंपल सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन की, फंक्शंस की, साइलेंट फीचर्स की। साइलेंट फीचर एग्जाम में आपको आ सकता है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखो ये क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस पे भी आ जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बताइए हमें 2005 का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है, आरटीआई है क्या, ये क्या है, एक पावरफुल लॉ है इंडिया का, ठीक है, इन इंडिया, इंडिया के अंदर पावरफुल लॉ है। ये क्या देता है, सिटीजन्स को राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका एक्सेस देता है ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसका आइडिया क्या है दोस्तों, इट एम्पावर्स पीपल टू आस्क द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द गवर्नमेंट वर्क, हाउ इट स्पेंड मनी एंड हाउ डिसीजंस आर मेड। ये अलाउ करता है कि भाई सरकार का बजट निकला है, कि सरकार ने बजट बनाया कि इतना हम पैसा लगाएंगे रोड के हाईवेज में, इतना हम पैसा लगाएंगे कि भाई आसपास की सोसाइटी में पार्क वगैरह हैं, या इतना पैसा हम लगाएंगे एजुकेशन में, हॉस्पिटल में। तो इस एक्ट के थ्रू हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, गवर्नमेंट से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, भैया इतना पैसा, इतना बजट निकला था इस काम के लिए, आपने किस तरीके से खर्च किया, कहाँ खर्च किया, है ना, मनी कहाँ खर्च किया, क्या क्या काम हुआ है, ये सब लोग हम लोग आराम से, हमको पावर है इतनी, इस एक्ट के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से। बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं, ये प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंटी प्रोवाइड करता है कि भाई गवर्नमेंट कोई भी काम कर रही है ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोग को पता चल सकता है, भाई ये इतना पैसा आया था, इसमें ये काम किया, सब ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है दोस्तों, आप आराम से देख सकते हो। और हेल्प किस में करता है, करप्शन के थ्रू हेल्प करता है, भाई करप्शन ज्यादा ना हो, करप्शन से फाइट कर सकते हैं हम लोग, भाई जहाँ पर ऑनलाइन कोई लिखित में रिकॉर्ड ही नहीं होगा, हम पूछ ही नहीं सकते हैं, तो मनमानी चलेगी। मान लो 20 लाख पैसा किसी काम के लिए सैंक्शन हुआ है और किसी ने लगाया 10 लाख ही, तो वो तो हमारे लिए नुकसान हो गया ना। तो ऐसा ट्रांसपेरेंट रहता है कि भाई 20 लाख आया 20 लाख ही लगा है, इस तरीके से काम करता है। और क्या करता है दोस्तों, एम्पावर द सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस, सिटीजन्स को भी एम्पावर करता है कि भाई पार्टिसिपेट करो तुम भी गवर्नेंस में, है ना। आरटीआई की एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हैज मेड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ इम्प्रूविंग गवर्नमेंट एफिशिएंसी, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा रोल इसने प्ले किया है, ठीक है। रेस्पॉन्सिवनेस टू द पब्लिक नीड्स,
सिंपल सी कहानी थी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको एक बढ़िया सी बात और मैं बताऊंगा। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी कुछ एक्ट्स हैं, है ना। तो देखिए 1935 एक्ट में क्या था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट मेजर पीस ऑफ लेजिस्लेशन पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये लॉ जो पास किया गया था दोस्तों, किसके द्वारा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। इसके की फीचर्स की अगर मैं बात करूं, इट इंट्रोड्यूस प्रोवाइड क्या है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मीनिंग सम पावर्स वाज गिवन टू द इलेक्टेड इंडियन गवर्नमेंट इन प्रोविजंस। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्या हमारे पास फेडरल स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसका एम क्या था? फेडरल सिस्टम को बनाने का, डिवाइडिंग पावर, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस, इसके बीच में पावर को डिवाइड करते थे। अच्छा देखो, ये प्रोविंसेस आपको समझ नहीं आया, प्रोविंसेस क्या है? ये लैंड भी हो सकती है आपकी, कोई कंट्री भी हो सकती है। तो ये फेडरल जो स्ट्रक्चर है, इसका एम क्या था भैया? हमारी जो पावर है उसको डिवाइड करेंगी गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर और प्रोविंसेस के अंदर। ये लैंड भी हो सकती है, कंट्री भी हो सकती है, इसके अंदर पावर डिवाइड करेगी। ठीक है। लिमिटेड सेल्फ रूल, बहुत कम ही सेल्फ रूल होंगे। वाइल इट इंक्रीज इंडियन पार्टिसिपेशन, जब इंडिया का पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ने लगा गवर्नेंस के अंदर, ना पहले क्या थे, ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज थे, वो शासन करते थे, उनका रूल चलता था, लेकिन पार्टिसिपेशन ज्यादा होने लगा हमारे इंडिया का, है ना। जब ज्यादा पार्टिसिपेशन हमारे इंडिया के लोगों का होने लगा गवर्नेंस के अंदर, तो इसने सिग्निफिकेंट डाला कुछ पावर्स के ऊपर कि इट स्टिल रिमेन विद द ब्रिटिश। कुछ पावर दोस्तों ब्रिटिश के अंदर ही रही थी। द एक्ट हैड अ मिक्स्ड रिसेप्शंस, इस एक्ट के क्या थे? मिक्स्ड रिसेप्शन थे, विद सम इंडियंस सीइंग एज अ स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ रूल, है ना, while other citizens it for the limitations and continue British control। कुछ इंडियन थे वो अपने खुद के रूल बनाते थे, और बाकी के कुछ लोग रहते थे जो ब्रिटिश के कंट्रोल में ही रहते थे, भाई जैसा ब्रिटिश कह रहा है वैसे ही काम करते थे। ठीक है, ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, कोई ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं बेसिकली, जो आईटी फील्ड के बंदे होते हैं, वो जुडिशरी में किस तरीके से रोल प्ले करते हैं। ऑनलाइन कोर्ट वगैरह होते हैं, आजकल चालान भी ऑनलाइन आते हैं, ठीक है, और ऑनलाइन ही बहुत सारे काम हो जाते हैं, हियरिंग भी ऑनलाइन हो रही है, तुम्हारी डेट भी ऑनलाइन हो रही है। तो आईटी प्रोफेशनल का जुडिशरी के अंदर, तो दोस्तों आईटी प्रोफेशनल जो भी हैं जुडिशरी के, ये एक क्रूशियल रोल प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? मॉडर्नाइजेशन करते हैं बेसिकली। जितनी भी कोर्ट वगैरह हैं उनको ऑनलाइन ले जाते हैं। कोर्ट में क्या होता है, हियरिंग वगैरह होते हैं, केसेस वगैरह चलते रहते हैं। तो आजकल दोस्तों ऑनलाइन हियरिंग भी हो जाती है, ऑनलाइन डेट मिल जाती है आपको, है ना, आपके चालान्स वगैरह भी ऑनलाइन चले जाते हैं, है ना। वर्चुअली सारा काम हो सकता है आराम से। किसी भी केस की फिलिंग करनी हो वो भी वर्चुअली हो जाएगी, ऑनलाइन हियरिंग करनी है वो भी वर्चुअली हो जाएगी दोस्तों आपकी, है ना। और देखो ई कोर्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं ये सारे, है ना, कोर्ट्स के ई कोर्ट प्रोजेक्ट होते हैं। बेसिकली इसका काम क्या है, इसको बनाया क्यों गया था? इसका एम होता है दोस्तों ऑटोमेट द कोर्ट प्रोसेस। जितने भी कोर्ट के प्रोसेसेस हैं उसको ऑटोमेट करते गए, अपने आप ही काम होता चला जाए। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी भी मेंटेन करते चलते हैं। इसमें क्या होता है, सेंसिटिव कोर्ट का जो डाटा होता है उसको सिक्योरिटी देते हैं, कोई और साइबर थ्रेट ना हो जाए, है ना, कोई और चोरी ना कर दे इंपॉर्टेंट डेटा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज करते हैं दोस्तों। एआई की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो भी इसमें यूज करते हैं, ताकि हमारा जो डेटा वगैरह हो वो सिक्योर रह सके, है ना, और हमारी लीगल रिसर्च वगैरह भी चल सके ऑटोमेटिक। ज्यादातर लोगों का काम नहीं होता इसमें, एआई ज्यादातर काम करते हैं। तो इसीलिए आईटी प्रोफेशनल में क्या करते हैं, आपने देखा वो चैट जीपीटी आ गया, यही बहुत सारे रोल प्ले करता है ना, इस तरीके एआई काम करते हैं। और डिजिटलाइजेशन होगा रिकॉर्ड का। भाई रिकॉर्ड, अब मैं कानपुर बैठा हुआ हूँ, कानपुर से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आराम से देख सकता हूँ, ऑनलाइन सारी चीजें हैं, है ना। तो डिजिटलाइजेशन, रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन हो जाता है। एक दूसरे के पास पहले क्या करते थे हम, लोगों के पास जाते थे, आराम से अपने डॉक्यूमेंट वगैरह शेयर करते थे, वकील के पास जाना पड़ता था। अब व्हाट्सअप कर दो उनको, है ना, सारे डिजिटल कोर्ट्स के रिकॉर्ड रहते हैं, आराम से वो एक्सेस कर सकता है, वहीं साइट पे जाके वहां से एक्सेस कर लिया। ठीक है, पेपर वर्क को इसने कम कर दिया, एफिशिएंसी को बढ़ा दिया दोस्तों। तो ये सब क्या है, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों आईटी प्रोफेशनल यही रोल प्ले करते हैं ताकि कोर्ट जो हो सके
मॉडर्नाइज हो सके, जितने भी कोर्ट पेंडिंग केसेस वगैरह हैं उनको जल्दी जल्दी सॉल्व किया जा सके, है ना। एआई का यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन हियरिंग हो सके, लोगों के लिए आसान हो जाए कोर्ट में आना जाना, है ना। ऑनलाइन सारा काम हो जाता है, डॉक्यूमेंट का एक्सेस आसान हो सके, तो ये सब हमारे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास है आईटी एक्ट 2000, है ना। ये क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है 2000, वो क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है 2000 वाला दोस्तों, ये लैंडमार्क लॉ और इन इंडिया डेट प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करता है? लीगल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके लिए लीगल वर्क प्रोवाइड करता है ये वाला एक्ट। इसके इस एक्ट के थ्रू इसके की गोल्स क्या क्या थे दोस्तों? इसके एम था कि जितने भी ऑनलाइन एक्टिविटीज हैं, जैसे ई कॉमर्स की एक्टिविटीज हैं, ये फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह है ना, जितनी मिंत्रा वगैरह, है ना। तो बैंकिंग लीगली वैलिड एंड सिक्योर, जितने भी तुम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, पैसों का लेन देन कर रहे हो, वो सब इस आईटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग ही करते हो, ये इंश्योर करता है दोस्तों। फीचर्स की बात करूं, लीगल रिकग्नाइजेशन देता है। लीगल रिकग्नाइजेशन क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर्स रहते हैं। ये क्या करता है? लीगल फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करता है, डिजिटल सिग्नेचर्स। मैंने आपको डिजिटल सिग्नेचर पहली वीडियो में आराम से बताया था। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को और ज्यादा सिक्योर करता है डिजिटल सिग्नेचर दोस्तों। साइबर क्राइम से बचाता है ना। तो ये सब चीज क्या है? जैसे कोई हैकिंग वगैरह ना हो जाए, कोई भी तुम्हारा डेटा चोरी ना हो जाए, ऑनलाइन आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है। और क्या प्रमोट करता है दोस्तों? डिजिटल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, इसको भी ये प्रमोट करता है, आईटी प्रोफेशनल एक्ट। तो यही थी हमारी वीडियो। तो मैंने टोटल आपको आज 12 क्वेश्चंस बताए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के। तो आई होप आपका कल का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई और फ्यूचर में आप लोग ऐसी और भी वीडियोस